अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, महंगा पेट्रोल, महंगी चीनी, स्लैब सिस्टम के तहत मिलने वाली आवाम को महंगी बिजली और मानसून बारिशों की वजह से हलाकतें। लेकिन दाद देनी पड़ेगी इस हुकूमत को जिसने इस महंगाई और हलाकतों का भी जवाब पेश किया। महंगे पेट्रोल और बिजली पर कहा गया कि IMF प्रोग्राम की वजह से हम बेबस हैं, आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते। चीनी पहले क्यों दरामद की और अब क्यों बरामद की जा रही है, हुकूमत खामोश और बेबस। बारिशों की वजह से हलाकतों पर कहा गया कि अमरीकी हुकूमत भी ज्यादा बारिशों की वजह से बेबस है। हर मामले पर हुकूमत ने अपनी बेबसी का इजहार किया। लेकिन आज एक अच्छी खबर भी सामने आई है कि पाकिस्तानी एयरलाइंस पर बरतानिया में दाखिले पर आयद पाबंदी खत्म कर दी गई। फिर क्या था, वजीर आजम भी एक्स पर मुतहरिक हो गए और कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र है कि पाकिस्तान एक बार फिर सुर्खरू हुआ है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खुलकर एक्स पर अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा कि 3 साल की लगातार मेहनत रंग ले आई। हर हुकूमत की तरह यह हुकूमत भी अगर कुछ बुरा होता है तो बेबसी का इजहार कर देती है, लेकिन अगर अच्छा होता है तो उसका क्रेडिट लेने में लम्हा भर की कोताही नहीं करती। कुछ भी हो, लेकिन यह पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन और हमारे बैनुल-अक़वामी इमेज के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। नाज़रीन, 2020 से पहले यूरोपियन यूनियन, अमेरिका और बरतानिया की फिजाएं हमारी कौमी एयरलाइन के लिए खुली थी, लेकिन उस वक्त के विफाकी वजीर बराए हवाबाजी चौधरी गुलाम सरवर के एक बयान ने सब कुछ बदल कर रख दिया। 22 मई 2020 को कराची जाते हुए कौमी एयरलाइन के तैयारे को एक हादसा पेश आया। हवाई जहाजों को हादसे सारी दुनिया में पेश आते हैं, तहकीकात होती है, तहकीकात में बैनुल-अक़वामी मावरत हासिल की जाती है, सेफ्टी इक़दाम के लिए SOPs का असर नौ जायजा लिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस वक्त की हुकूमत के वजीर बराए हवाबाजी ने जो कुछ कहा, उससे पूरी कौमी एयरलाइन जो पहले ही खसारे का शिकार थी और हुकूमती ग्रांट्स पर चल रही थी, बिल्कुल तबाही के दहाने पर पहुंच गई। यह कहना गलत ना होगा कि पायलट्स किसी भी एयरलाइन में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, लेकिन वफाकी वजीर ने पायलट्स के लाइसेंसेस को जाली करार दे दिया। इदारे बनने में तो दहाइयां लग जाती हैं, लेकिन एक वफाकी वजीर के कुछ सेकंड्स के बयान से इदारे कैसे तबाह होते हैं वो आप खुद सुन लीजिए। लगभग 546 अफराद PIA के एम्प्लॉयज जिन्हें सियासी तौर पर जेली डिग्रियां दिलवा के नौकरियां दी गई। एक ऐसे अदारे में पायलट अगर जेली डिग्री पे, और सिर्फ ये नहीं, जेली लाइसेंसों में भी इन्वॉल्व है हमारे पायलट। नाज़रीन, 24 जून 2020 को पार्लियामेंट में खड़े होकर वफाकी वजीर ने कौमी एयरलाइन को जो नुकसान पहुंचाना था पहुंचा दिया। 2 दिन बाद वफाकी वजीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नुकसान की तलाफी की कोशिश की, लेकिन उस वक्त तक पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर चुका था। जो पायलट्स अंडर क्वेश्चन है, इंडिक्टेड हैं, वो 262 है, जिनमें से PIA के 141 है। ये सारे मशकूक लाइसेंसों वाले। लगता है कि वफाकी वजीर ने ना सिर्फ अपने ही इदारे पर खुद को हमला किया, बल्कि पूरी रियासत की साख को भी दाव पर लगा दिया। जुलाई 2020 में यूरोपियन यूनियन ने फिजाई ऑपरेशन की इजाजतनामे को 6 माह के लिए मुअत्तल कर दिया। उसके बाद बरतानिया ने भी PIA की परवाजों पर पाबंदी आयद कर दी। अमेरिका क्यों पीछे रहता, उसने भी 10 दिन बाद PIA की परवाजों पर पाबंदी आयद कर दी। वफाकी वजीर के एक चंद सेकंड्स के बयान से जो रूट्स बंद हुए, उन्हें खुलने में कई साल लग गए। वफाकी वजीर के बयान के बाद कौमी एयरलाइन की साख को तो नुकसान पहुंचा ही पहुंचा, लेकिन माली नुकसान भी कुछ कम नहीं था। PIA पर पाबंदियां लगने से पहले एयरलाइन की सालाना आमदन में यूरोप और अमेरिका के रूट्स का हिस्सा 37% बनता था। यानी कौमी एयरलाइन सालाना 42 अरब रुपए इन फ्लाइट्स ऑपरेशन से हासिल करती थी, और अगर हम तकरीबन 4 साल का हिसाब लगाएं तो यह नुकसान 200 अरब रुपए के करीब बनता है। और कौमी एयरलाइन की साख को जो नुकसान पहुंचा उसको लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। अब कौमी एयरलाइन के फ्लाइंग ऑपरेशन बहाल होना शुरू हो गए हैं और हुकूमत इसकी निजकारी का फैसला भी कर चुकी है। पाबंदियों के हटने से निजकारी के अमल में कितना फायदा होगा और मुस्तकबिल में किसी भी वफाकी वजीर बराए हवाबाजी को अपने ही इदारे पर खुदकुश हमले से कैसे रोका जा सकता है, इस सारी सूरत-ए-हाल पर आज हम 7 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, वफाकी वजीर ने जब यह बयान दिया उस वक्त मामला सिर्फ पायलट्स के जाली लाइसेंस का ही था या पसे पर्दा कहानी कुछ और थी? सवाल नंबर 2, अगर कौमी एयरलाइन में मसाइल थे तो उस वक्त के वफाकी वजीर को ऐसा बयान पार्लियामेंट में देने की क्या जरूरत पेश आई? सवाल नंबर 3, उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान ने अपनी काबीना के वजीर से लापरवाही पर इस्तीफा क्यों तलब नहीं किया? सवाल नंबर 4, जनवरी 2025 में वफाकी काबीना ने चौधरी गुलाम सरवर के बयान का जायजा लेने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील देने की मंजूरी दी थी। उस कमेटी के आज तक कितने इजलास हो चुके हैं? सवाल नंबर 5, एक बयान की वजह से कौमी एयरलाइन को शदीद नुकसान पहुंचा। अप्रैल 2022 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म हो गई,
पिछले 3 साल में चौधरी गुलाम सरवर से कोई पूछगछ क्यों ना की गई? सवाल नंबर 6, आज वफाकी वजीर दिफा ने PIA की तबाही की जिम्मेदारी उस वक्त के वजीर आजम पर भी आयद की। तोशाखाना केस और अलकादिर जैसे केस इमरान खान के खिलाफ बनाए गए, इतने बड़े इदारे की तबाही के हवाले से तहकीकात क्यों नहीं की गई? सवाल नंबर 7, कौमी एयरलाइन का इदारा पिछले कई बरसों से कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा रहा है। क्या बरतानिया के आज के फैसले के बाद कोई बड़ा सरमायाकार कौमी एयरलाइंस खरीदने में दिलचस्पी ले सकता है? नाज़रीन, तमाम सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा लतीफ़ खोसा साहब आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और सीनियर तज्जियाकार और एंकर पर्सन गरीदा फारूकी साहब भी आज प्रोग्राम का हिस्सा है। तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। गरीदा फारूकी साहब, सबसे पहले आपसे आगाज करना चाहूंगा। 5 साल के बाद पाकिस्तान के हवाले से एक बड़ी खुशखबरी, PIA को इजाजत मिल गई, अब UK का सफर भी हो सकेगा। लेकिन आपके ख्याल में सिर्फ खुशियां मनाना ही या भंगड़े डालना ही काफी है या एहतसाब भी होना चाहिए कि ये जो 5 साल हैं, जितना नुकसान हुआ इसका भी पूरी तरह एहतसाब होना चाहिए? बहुत शुक्रिया मंसूर अली खान साहब। और 2 सफ़र हुए हैं आज, एक तो अंग्रेज़ी वाला सफ़र और एक उर्दू वाला सफ़र। उर्दू वाला सफ़र जिसका आपने जिक्र कर दिया कि पाकिस्तान के लिए बरतानिया ने अपना जो फ़िज़ाई हदूद हैं वो खोल दी हैं, इसके लिए ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही मुरद इल्ज़ाम ठहराया जा सकता है। गुलाम सरवर ख़ान ने उस वक्त जो बयान दिया, जो कि हाईली इर्रिस्पॉन्सिबल बयान था, अनकैलकुलेटेड मिसकैलकुलेटेड बयान था, उसकी वजह से पाकिस्तान को जो नुकसान उठाना पड़ा वो एक तरफ। लेकिन दूसरा जो सफ़र अंग्रेज़ी वाला किया है, मेरा ख्याल है कि उस पर हमें ज़्यादा बात करनी चाहिए। जो कल रात कई हुकूमत ने पेट्रोलियम कीमतें बढ़ा दी हैं, उसकी खुशी कहाँ मनाई जाए, उसकी मुबारकबाद किसको दी जाए? अब माजी की जो मुस्लिम लीग नून हुआ करती थी वो महंगे पेट्रोल की शदीद मुखालिफ हुआ करती थी, तो आज की मुस्लिम लीग नून को क्या हो गया है? क्या आज भी पेट्रोल जो महंगा हो रहा है, क्या आज भी जो चीनी का बहरान आ रहा है उसकी जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है? क्या उसके जिम्मेदार इमरान खान है? तो ये बड़े सख्त सवालात हैं, लेकिन ये सवालात करने का अब वक्त है। और मैं एक चीज़ ज़रूर रिमाइंड करवाना चाहूँगी आपके ज़रिए पूरी कौम को कि कमोबेश यही टेन्योर था इमरान खान का भी, यही 2 साल का अरसा था जब उनके यहाँ भी पहले गंदम का बहरान आया था, फिर पेट्रोल का बहरान आया था और फिर चीनी का बहरान आया था। तो वही सीक्वेंस आप देखें कि इस टेन्योर में भी है कि पहले गंदम का बहरान चले, वो फिर डाल दिया गया कि जी पिछली हुकूमत थी, निगरान हुकूमत थी, उसके दौर में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवाने की इजाज़त दी गई। फिर गंदम का बहरान मज़ीद दोबारा से आ गया, किसानों का भी सूरत हाल आपने देखी। पेट्रोल का बहरान आ गया, अभी पेट्रोल की कीमतें जिस तरह से बढ़ाई जा रही हैं, पिछली दफ़ा पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई तो कहा गया कि इससे बलूचिस्तान में कौमी शाहराह जो है बनाई जाएगी। उसका भी कोई अता पता नहीं है कि वो पैसे कहाँ गए जो पिछली दफ़ा बढ़ाए गए थे। क्या वो बलूचिस्तान की कौमी शाहराह बन गई कि नहीं बनी, उसकी सूरत हाल कहाँ तक पहुँची? फिर अभी जो चीनी का क्राइसिस, मैं तो इस पे हैरान हूँ मंसूर खान साहब। मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि मीडिया पे इस पे हंगामा क्यों नहीं है? ये इतना बड़ा बहरान है, ये इतना बड़ा स्कैंडल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हमेशा इस बात का क्रेडिट लेते रहे हैं कि उनके दौर में एक धेले का कोई करप्शन का स्कैंडल, एक धेले का कोई स्कैंडल नहीं आया। लेकिन अब ये इतना बड़ा स्कैंडल जो है ये अफरीद की तरह मुंह फाड़ के खड़ा हुआ है। आप देखें, मतलब जुल्म की इंतहा देखें कि हुकूमत मुकर्रर कर रही है, मिल मालिकान के आगे घुटने टेकती है। ये वो शहबाज शरीफ हैं जिनको हम जानते हैं, जिनके साथ मैंने बहुत कवरेज कर रखी है। जब ये चीफ मिनिस्टर पंजाब के हुआ करते थे तो इनके बहुत इंटरव्यूज़ हम किया करते थे, इनसे बहुत इंट्रैक्शंस हमारी हुआ करती थी। तो उस वक्त वाकई इनका दौर बड़ा मिसाली था। ये गवर्नेंस के हवाले से बड़े सख्त माने जाते थे, इनके सामने चिड़िया पर नहीं मार सकती थी, किसी की मजाल नहीं होती थी। अब वज़ीर आज़म बन के क्या मजबूरियां हो गई हैं कि आप माफिया के आगे घुटने टेक रहे हैं? माफिया कह रहे हैं हमने इस प्राइस पे चीनी बेचनी है, आप वो प्राइस हुकूमत गरीदा साहबा, आप गरीदा साहबा शहबाज शरीफ साहब की वजारत उज़्मा से काफी नाउमीद लग रही हैं। आपके ख्याल में क्या वो फेल होते जा रहे हैं बतौर एक वज़ीर आज़म? मैं समझती हूँ कि जो वज़ीर ख़जाना है, जो बैंकर वज़ीर ख़जाना है, वो नाकाम हो रहे हैं। अच्छा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बहुत से चैलेंजेस पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे अभी आपने वो बरतानिया वाली एयरलाइन की बात की, वो बहुत ज़बरदस्त है। भारत के साथ जंग जीती, उसमें वज़ीर आज़म का हुकूमत का ज़ाहिर सबसे अहम तरीन किरदार है, वो सबके सामने है। मईशत को ठीक करने की कहीं ना कहीं दुरुस्त सम पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। खारजा पॉलिसी बहुत अच्छा है इस हुकूमत का। तो वो जो चीज़ें अच्छी हैं, स्टॉक मार्केट बड़ा अच्छा ट्रेड कर रही है, जो चीज़ें बेहतर हैं वहाँ पे शहबाज शरीफ कारकर्दगी दिखा भी रहे हैं। लेकिन मईशत वज़ीर आज़म की जगह पे मैं समझती हूँ कि यहाँ पर जो बैंकर वज़ीर ख़जाना है वो नाकाम हो चुके हैं। बल्कि 2 मिनिस्टर्स शहबाज शरीफ की कैबिनेट में 2, और इन दोनों की बुनियाद पे ही हुकूमत चलती है। एक आपके वज़ीर तवानाई बिजली के, आपका पूरे का पूरा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बैठा होता है बिजली के तवानाई के निज़ाम पे, वो बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। दूसरा आपके इकोनॉमिक
इकोनॉमी के आपके मिनिस्टर। एक बैंकर जो है वो मईशत में, सिर्फ एक जुमला आपकी इजाजत से, एक बैंकर जो है कभी मईशत नहीं चला सकता। अच्छा। वो टेक्नोक्रेट है, आपने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स टेक्नोक्रेट्स के करके देख लिए हैं ना, उनकी कोई पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी होती है ना, उन्होंने कहीं वोट लेके जाने हैं, यहाँ से हट जाएंगे, यहाँ से हटा दिए जाएंगे, यहाँ से छुट्टी करवा दिए जाएंगे तो बड़े बड़े आलमी मालियाती इदारों में बड़े बड़े ओहदों पर चले जाते हैं। अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं होती। मैं इसको डिस्कस करता हूं। गरीब का एहसास है ना मिडिल क्लास का एहसास। मैं निहाल हाशमी साहब से इसका सवाल जरूर करूंगा, लेकिन मैं पहले जरा लतीफ खोसा साहब को मौका दूंगा। लतीफ खोसा साहब, ये जो हमने इब्तदाइया अपना जिसका आगाज किया वो बरतानिया की फ्लाइट्स के हवाले से, PIA को अब जाके 5 साल के बाद जो है वो एंट्री मिली है दोबारा बरतानिया के अंदर। आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसके ऊपर शर्मिंदगी होगी कि एक ऐसा वजीर हवाबाजी हमने चुना जिसने इतना एक गैर जिम्मेदाराना किस्म का बयान दिया जिसकी वजह से 5 साल तक हमारी फ्लाइट्स वहां पे ऑपरेट नहीं कर सकी? देखें, उसके तो बहुत सारे अवामिल हैं और मुझे समझ नहीं आती है कि ये कौन सा जो है आप इसको शादियाने बजाएंगे। देखें, पाकिस्तान एयरलाइंस के पास अनफॉर्चुनेटली जहाज़ तो है नहीं, आपने प्राइवेटाइजेशन पर उसको डाल रखा है और आपकी जो फ़्लाइट्स बाहर की हैं वो टर्की ऑपरेट करती है या दूसरी एयरलाइंस जो है ऑपरेट करती हैं, PIA उनको पैसेंजर्स अपने दे रही है। मैं खुद जब गया हूँ तो PIA ने मुझे टर्किश एयरलाइंस और कैनेडियन एयरलाइंस पर भेजा। तो ये मुझे नहीं समझ आती कि जब आप प्राइवेटाइजेशन के एडवांस्ड स्टेज पर हो तो इस स्टेज पर अगर आपको इजाज़त मिल भी गई है बरतानिया की तो जहाज़ तो आपके पास है नहीं। आपके पास अनफॉर्चुनेटली जहाज़ों के बगैर आपको क्या मतलब है ये जो है शादियाने बजा रहे हैं मंसूर अली खान। आपके साथ तो कम से कम ये तवक्को नहीं थी कि आप इसको जो है कोई समझेंगे कि बहुत बड़ा कोई तीर फतह हो गया है और कोई बहुत बड़ा तो ये जो खोसा साहब इसको ऐसा कर दिया है। लेकिन मुझे इसको खोसा साहब खुशी हुई इसको दोबारा बंद करवा दें सर, इसे गरीदा जी इसे दोबारा बंद करवा दें अगर कोई इसमें खुश होने वाली बात। बंद क्यों नहीं, आप तो वैसे ही एडवांस स्टेज ऑफ प्राइवेटाइजेशन पर हैं। आपके देखें जो कंसोर्शियम बन के आपने जो वो किया है फिर शुरुआत कर रखी है, या तो देखें आप इसको जो है इतनी लायबिलिटीज ही इसकी इतनी ज़्यादा हैं आपके ऊपर, या तो इसको जो है प्रॉफिटेबल बनाकर इसको जो है आप चलाएं। ये तो एक ज़माना था कि ये हमारा जो है प्राइड थी, ये फ्लैगशिप जो थी हमारी प्राइड थी और हमने जो है एमिरेट्स एयरलाइंस को बनाया। आप देखें आज भी ET जो है वो कराची EK जो है वो कराची की वजह से उन्होंने रखा हुआ है। आज भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान एयर फ्लाइट्स जो है पाकिस्तान ने बहुत सारे मुल्कों को जो है दिया, ट्रेन किया है। तो सर वो गुलाम सरवर साहब के एक बयान नहीं तो सर सारा कुछ बंद करा दिया ना खोसा साहब। वो गुलाम सरवर साहब उसको के बयान ना देते। अरे बाबा नहीं, माफ़ कीजिए, उससे पहले भी कोई इतनी अच्छी PIA की जो है प्रॉफिटेबल वेंचर्स में नहीं था। अच्छा। ये कंसिस्टेंटली ओवर द इयर्स चला आ रहा है। मैं उनको कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, जो सर्वर ने बयान दिया है मैं बिल्कुल जस्टिफाई उसे नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सोली उन्हें ब्लेम ना कीजिएगा, क्योंकि ये पहले की हुकूमतों में भी माशाअल्लाह जो भर्तियां की हैं हमने, अगर रेशो आप देख लें कि हमारे फ्लाइट्स का और हमारे जो माशाअल्लाह हमने जो एम्प्लॉयज़ रखे हैं और जितनी हम लॉफ्टी उनको जो है पर्क्स एंड प्रिविलेजेस देते चले आए हैं, ज़रा वो सारा अगर आप देख लें मंसूर अली खान तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि माशाअल्लाह कितनी हमने जो है मनपसंद भर्तियां ओवर द ईयर्स PIA को मिसयूज़ किया है। हमने इसी तरह जो है अनफॉर्चुनेटली हमने स्टील मिल को मिसयूज़ किया और स्टील मिल्स को इतना ज़्यादा हमने डबो दिया है कि अब उसकी भी कोई जो है बिडर नहीं है। और जब हमने प्राइवेटाइज किया भी था तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको नॉन ट्रांसपेरेंट करके उसको कलअदम करार दे दिया था। तो ये जो वाइट एलिफेंट्स हैं आपके जो हैं, बदकिस्मती से ये आपकी मईशत पर बहुत बड़ा बोझ है और इससे नबुर्द आजमा जो है, मैं नहीं समझता कि ये प्राइम मिनिस्टर को ये मुबर्रा किया जा सकता है कि जी ये फाइनेंस मिनिस्टर का है, बैंकर का जो है। ये तो देखिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसकी सरबराही प्राइम मिनिस्टर ही को लेना पड़ती है। ये प्राइम मिनिस्टर के हवाले से आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। निहाल हाशमी साहब, इमरान खान साहब का दौरे हुकूमत याद आ रहा है, वैसे एक रिकॉल कर रहा हूं मैं
इमरान खान साहब का दौरे हुकूमत था, प्ले कार्ड्स लेके आप लोग कौमी असेंबली के अंदर खड़े होते थे और उसमें से एक बड़ा मुझे मशहूर याद है, उस प्ले कार्ड के ऊपर लिखा हुआ था कि अगर पेट्रोल महंगा हो तो वज़ीर आज़म चोर होता है, या आप लोग कहते थे या आप लोग लिखते थे, जबकि मेरे ख्याल में इस तरह की बात किसी वज़ीर आज़म के लिए नहीं करनी चाहिए। आज क्या तासुरात हैं जब पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर, मेरे तासुरात ये हैं कि नहीं होना चाहिए था, मगर अगर हुआ है उसके अवामिल क्या है। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने IMF को प्रोग्राम को एकदम डिसबैंड कर दिया, जिसके वजह से जब हम नए प्रोग्राम में गए तो हमें उनके बहुत सारे शराइत और कंडीशंस के साथ घुसना पड़ा, क्योंकि इमरान खान साहब चाहते थे कि समहाउ और द अदर किसी न किसी सूरत पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। अब बेटर वो कौन जानता है उसके पीछे बैकग्राउंड क्या, बट बेटर ही नोज एवरीथिंग। और सिर्फ यहाँ पे नहीं कि वो IMF के प्रोग्राम को डिसबैंड किया, उसके बाद उन्होंने एक मुहिम चलाई और उसके बाद उनके वजीरों ने खत लिखना शुरू कर दिया जो भी फाइनेंशियल हमारे पार्टनर्स थे उनको, कि आप इनके साथ कोई मामलात ना करें, कोई मुआहदा ना करें, कोई फंड रिलीज ना करें। वहां से भी दिल नहीं भरा तो फिर इन्होंने एक और काम किया, उससे पहले किया कि एक CPEC बहुत बड़ा गेम चेंजर था, वो जब आ गया पाकिस्तान में $40 बिलियन के साथ, और फिर हमें जाने की जरूरत नहीं थी IMF के पास, तो इमरान खान साहब ने खड़े होकर के कहा, निहाल साहब एक बड़ा वैलिड सवाल है सर। आप ये फरमा रहे हैं कि आज जो कीमत बढ़ी है पेट्रोल की या डीजल की, इसके कसूरवार एक्चुअली इमरान खान साहब हैं। सर मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ। आप सर मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देना हाँ या ना, मुझे क्लियर कर दो ताकि मुझे डायरेक्शन पता लगे कि मैं आज अवाम को बता सकूं ना। लोग सुन रहे हैं आपको, निहाल साहब लोग सुन रहे हैं, क्लियर कट बात बता दीजिए। पेट्रोल आज जो महंगा हुआ है उसके कसूरवार इमरान खान साहब के कंडीशंस के वजह से, IMF के कंडीशंस के वजह से, हमारे अपने माशी हालात के वजह से हम कुर्बानियां दे रहे हैं, और इस दौर को या आज के अवाम को, आज के लोगों को हम इज्जत की निगाह से देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग अजीम हैं। निहाल साहब बात यह है कि आप जब इतने इल्जामात उनके ऊपर, खान साहब के ऊपर ऑलरेडी लगे हुए हैं ना, वो तो अडयाला जेल में, तो ये भी डालें उनके ऊपर, कह दें कि हाँ जी भाईजान अडयाला में जो बंदा कैद है ना उसकी वजह से पेट्रोल महंगा हुआ है, कह दें, ये भी डालें। नहीं, मैं देखिए, देखिए एक बैकलॉग चला आ रहा है। अब मेरे भाई ने PIA पे भी बात की, आपको शायद याद होगा कि PIA में जब मियां नवाज शरीफ वजीर आजम थे तो 40+ एयरक्राफ्ट थी। सर पहले पेट्रोल पे रह लें फिर PIA पे आते हैं। निहाल साहब मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देना, क्योंकि आज जो लोग आपको टीवी पे देख रहे हैं उनको, उन्होंने लिखना क्या है, उन्होंने अपने पास जो कागज रखा है उस पर किस तरह क्या लिखना है। ये जो मैं पेट्रोल महंगा भराऊंगा जाके, उसका कौन जिम्मेदार है? मैंने इमरान खान के ऊपर जिम्मेदारी डालनी है, शहबाज शरीफ साहब पे डालनी है, या गरीदा फारूकी साहब जिस तरह और मोहम्मद औरंगजेब साहब के हवाले से कह रहे हैं उनके ऊपर डालनी है? किसके ऊपर जिम्मेदारी डालनी है? मैं जिम्मेदारी डालता हूं हालात पे। अच्छा, अब ये हालात को कौन पकड़े जाके? जी हालात को कौन पकड़ेगा जाके? वो एक अशार है ना, कुछ तो शहर दे लोग भी साल इंसान कुछ सानू मरंदा शौक भी सी। अच्छा, तो जो पीछे से बैकलॉग आ रहा है, हम उसको, हम भी पेट्रोल खरीदते हैं, हमें भी अच्छा नहीं लगता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ भी चाहेंगे कि उनकी वाहवाह हो, वो भी कभी अपने लोगों के ऊपर बोझ। मैं निहाल साहब ये पूछ रहा हूं कि जब आप पेट्रोल पंप पे जाके महंगा पेट्रोल डलवाते हैं तो दिल से किसके लिए दुआ निकलती है? दुआ तो निकलती, बद्दुआ निकलती है। किसके लिए? दुआ किसके लिए? इमरान खान साहब। इमरान तो वही हुआ ना, फिर इमरान खान साहब जिम्मेदार है ना, फिर आप कहें इमरान खान साहब जिम्मेदार है। जी मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो माशी सफर है उसको तबाह करने में इमरान खान साहब का पूरा हाथ। तो महंगा पेट्रोल इमरान खान साहब की वजह से नहीं, मैं ये कह रहा हूँ हालात की जबर के वजह से है। आपका डॉलर जो है, ये निहाल साहब इसी में एक और सवाल भी ले लें, या आजकल जो ज्यादा बारिशें हो रही हैं ये भी इमरान खान की वजह से? नहीं, ये तो अल्लाह की रहमत है जनाब, ये तो अल्लाह ताला की रहमत है। एक चीज जो है वो उनके वजह से तो खुशहाली आ गया था, कोरोना आ गया था, डेंगू आ गया था। ये तो आप जैसे अच्छे लोगों की दुआओं के समर का नतीजा है कि आज माँ से देखिए, अगर आज पेट्रोल महंगा हुआ है तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में, आने वाले 15 रोज, महीना रोज के अंदर अंदर पेट्रोल की कीमत हम नीचे भी लेके आएंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं रेस्ट एश्योर्ड कि शहबाज शरीफ साहब में वो क्रेडिबिलिटी है। वो आज ही उन्होंने अपने कैबिनेट मेंबर्स को कह दिया है कि हर 2 माह के बाद आपकी असेसमेंट होगी, अगर आपकी कारकर्दगी अच्छी नहीं होगी तो फिर वो नाकाबिले बर्दाश्त होगा। बिल्कुल ठीक है। गरीदा फारूकी साहब मुझे याद दीजिएगा, गरीदा 2 months टाइम, आप मुझे 2 महीना दें मंसूर, आप मुझे 2 महीना दें, इंशाल्लाह पेट्रोल की कीमत नीचे लेके आएंगे शहबाज साहब। कितनी? निहाल साहब कितनी नीचे लेकर आएंगे?
आप खुश हो जाएंगे, इतना नीचे लाएंगे। शहबाज शरीफ साहब आपको खुश करेंगे इंशाल्लाह ताला, पूरी पाकिस्तानी कौम भी खुश होगी विद इन कपल ऑफ मंथ्स इंशाल्लाह ताला। अच्छा, गरीदा फारूकी साहब, इमरान खान साहब जिम्मेदार हैं जी। निहाल साहब कह रहे हैं इमरान खान साहब जिम्मेदार हैं, IMF के प्रोग्राम से अगर ना निकलते तो आज कहानी यहां तक ना आती, उनकी वजह से सब कुछ हुआ है। यू एग्री विद दैट? मैंने तो आपके सवाल के जो मुझसे था अपने जवाब के आगाज में यही कहा था, यही सवाल किया था कि क्या आज भी जो पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, क्या इसके जिम्मेदार इमरान खान है? मेरा ख्याल है कि उसका जवाब आपको मुस्लिम लीग नून से मिल गया है। मैंने अपने प्रोग्राम में भी आज ये सवाल किया, ये तो हर जगह आप सवाल होगा कि क्या आज भी जो हुकूमत की तरफ से महंगाई की कुछ चीजें हो रही हैं, चीनी का क्राइसिस, क्या इसके जिम्मेदार भी इमरान खान है? लेकिन मुझे जिम्मेदार भी पाकिस्तान, मुझे गरीदा फारूकी साहब आपने जिस शख्सियत के ऊपर एक्चुअली उंगली उठाई ना, मुझे जरा उस पर भी मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा। आपने कहा वजीर खजाना जिम्मेदार है। वजीर खजाना आखिर किसको रिपोर्ट करता है? इट इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, शहबाज शरीफ साहब। द बक स्टॉप्स एट द प्राइम मिनिस्टर। तो मैं औरंगजेब साहब को सिर्फ क्यों जिम्मेदार ठहराऊं? मैं, जाहिर बात है, प्राइम मिनिस्टर ने उनके नाम के ऊपर कुगी मारी है तो वो वजीर खजाना बने हैं ना। क्या वाकई वजीर आजम शहबाज शरीफ ने घुगी मारी है? नहीं मारी, मोहम्मद औरंगजेब। ये कोई आप बड़ी खबर दे रही हैं? नहीं मारी, नहीं मारी, ऐसे नहीं हुआ। क्या सिर्फ ये नहीं मंसूर खान साहब, आप बड़े मासूम हैं। मैं हूं, बड़े मासूम हैं। मैं हूं। और बड़ी मासूमियत वाली चालाकी के साथ आप इस किस्म के सवालात करते हैं। बस जाने दे ना, जाने ना जाने, खान ही ना जाने, बाग तो सारा जाने हैं, खान तो सारे मासूम होते हैं। छोड़ दें इस बात को। खैर, बहरहाल कहने का अच्छा, ये अब आप ये बड़ी खबर दे रहे हैं। ये असल बड़ी खबर तो ये निकली है मंसूर अली खान साहब के प्रोग्राम में से कि खान सारे, वैसे सरदार लतीफ खान खोसा भी आपके साथ वो भी मासूम है, बड़े मासूम है, वो भी मासूम। बात ये है कि ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी गलतियां मानेगी जब वो हुकूमत में थी, ना कोई और जमात अपनी गलतियां मानेगी। जब 2020 में गुलाम सबक खान ने वो PIA वाला बयान दिया था ना, उसके बाद एक साल के अंदर 8 अरब रुपए का PIA को नुकसान हुआ था, सिर्फ फ्लाइटें बंद होने से। बाकी छोड़ दें आप, ठीक है PIA में बहुत खामियां हैं, स्टील मिल की भी नाकामी है, ये रियासत की नाकामी, इसको आप किसी एक पार्टी पे नहीं थोप सकते। कोई पार्टी इसको हल नहीं कर सकी, ना पीपल्स पार्टी हल कर सकी, ना PMLN हल कर सकी, ना PTI हल कर सकी। ये बड़े बड़े माफिया, ये बड़े बड़े कार्टेल हैं जिन्होंने जकड़ा हुआ है इस हुकूमत को। मुझे अफसोस होता है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बड़े काबिल शख्स है, बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस वो दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये इतने मजबूत माफियाज हैं, ये ऐसे ऑक्टोपस हैं कि जकड़ लेते हैं ये वज़ीर आज़म को। लेकिन असल बात यह है कि फिर जब आप अपोजिशन में होते हैं ना, तो उस वक्त फिर उसूल की सियासत करें। अब मैंने आपको बताया कि सिर्फ PIA का नुकसान फ्लाइटें बंद होने से सिर्फ एक साल का, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ नेशनल असेंबली एंड सेनेट। वहाँ की कायम कमेटियों में जाके ये PIA ने ब्रीफिंग्स दी कि 8 अरब का सिर्फ एक साल में, अब 5 साल हो गए हैं PIA की फ्लाइटों को बरतानिया प्लस यूरोप में बंद हुए, बीच में डॉलर का रेट भी बढ़ गया। तो आप अंदाजन लगा लें कि 8 अरब का अगर एक साल में, तो 5 सालों में कोई 40 से 80 अरब का नुकसान सिर्फ फ्लाइटें बंद होने से किसकी जेब से निकाला जाए? वो जैसे इमरान खान कहा करते थे ना कि तुम्हारे बाप का पैसा है ये कहां से निकाला जाए 40-80 अरब रुपए? तो ये गलतियां डेफिनेटली थी पाकिस्तान तरीके इंसाफ की, जिसको अब आकर ठीक किया है, उसका क्रेडिट जो है वो जाता है मौजूदा हुकूमत को। लेकिन जो मौजूदा हुकूमत की खामियां हैं उसको भी हम बतौर सहाफ़ी हाईलाइट करेंगे। चीनी का क्राइसिस, कौन इसका जिम्मेदार है मुझे ये बताएं? शुगर माफिया। आप अपने हाथ से लिख के दे रहे हैं कि जी आप आज 165 की दे दें, 10 दिन बाद 171 की दे दें, उसके बाद 20 दिन के बाद आप 200 की दे दें। आप अपने हाथ से लिख के दे रहे हैं। मतलब आपने पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा दी। मैं क्यों कह रही हूँ कि वजीर खजाना वो टेक्नोक्रेट हैं, उनका कोई ताल्लुक नहीं है ना गरीब क्लास से ना मिडिल क्लास से। मैंने पहले आपसे कहा वो आज चले जाएंगे, कल चले जाएंगे, इसके बाद किसी प्राइवेट ओहदे पे, बड़े बड़े ओहदे पे वो लाखों करोड़ों की कमाई खा रहे होंगे। माशाअल्लाह, अल्लाह उनको मज़ीद तरक्की दे। गरीदा फारूकी साहिबा, आप औरंगजेब साहब के हवाले से बार बार ये बात करिए। आप शहबाज शरीफ साहब की या शरीफ फैमिली की दरिया दिली देखें। वो चाहते तो अपने समधी को भी वजीर खजाना बना सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। तो आखिर उन्होंने औरंगजेब साहब के अंदर कोई ऐसी खसूसियत देखी जो उन्होंने इसहाक डार साहब के अंदर नहीं देखी। वैसे इसहाक डार साहब शुरू में कुछ हद तक तो आपको मालूम है कि इकनॉमिक अफेयर डिवीज़न के देख रहे थे मामलात, फिर जो कुछ हुआ वो सब तारीख का हिस्सा है। हम भी तारीख के तालिब इल्म में, हम सब देखते रहते हैं। लेकिन इसहाक डार साहब की या किसी भी पॉलिटिकल पर्सनालिटी की कोई पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी तो होती है ना, कोई पॉलिटिकल नो हाउ तो होती है, कोई पॉलिटिकल इनग्रेस तो होती है। उसको पता होता है कि गरीब का, मिडिल क्लास का दर्द क्या है। हमने वोट लेने इन्हीं के पास जाना है, जवाब हमने इन्हीं को देना है। तो
पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट, जिस तरह मैंने आपसे कहा, सिर्फ एक जुमला आपकी इजाज़त से, कि एक तो वज़ीर तवानाई अवैस लग़ारी वो नाकाम हो चुके हैं, दूसरा आपके वज़ीर ख़जाना, ये दोनों, और इन दोनों शोबों पर आपकी पूरी हुकूमत का, आपकी रियासत का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ। मैं लतीफ़ खोसा जब तक आप ये दोनों वाकई ठीक नहीं करेंगे ना। लतीफ़ खोसा साहब, वो सारी बातें एक तरफ गरीदा फारूकी साहब ने जो कहा, 1 मिनट के लिए उससे भुला दीजिए, क्योंकि निहाल हाशमी साहब ये समझते हैं आज पेट्रोल अगर महंगा है तो इमरान खान साहब की वजह से महंगा है। देखिए, आज छींक भी मारोगे तो वो भी इमरान खान के खाते में ही थोपी जाएगी। ये एक सियासत का बदनुमा हिस्सा है, बदकिस्मती से। देखें, 3 साल तो हो गए, इमरान खान साहब तो इस वक्त जेल में हैं, 2 साल से वो जेल में है। तो इसलिए अब अगर फॉर्म 47 की हुकूमत को आपने दे ही दिया है, तो बिल्कुल गरीदा ने ठीक कहा कि देखें हुकूमत कौन चला रहा है। क्या ये औरंगज़ेब जो है इनके डिसिप्लिन में है? क्या वज़ीर जो दाखिला है वो इनके डिसिप्लिन में है? वज़ीर दाखिला कुरैशी, वो अपना जो माशाअल्लाह मोहसिन नकवी साहब हैं, क्या वो इनके डिसिप्लिन में है या इन्होंने लगाए हैं? वो तो इनके अपने जो है, उसने कहा राना सनाउल्लाह ने कि शुक्र है कि वो तो उसने वज़ीर दाखिला का ही कलमदान मांगा। अगर वो वज़ीर आज़म कहता तो वो वज़ीर आज़म भी हो सकता था, अगर वो ख्वाहिश करता तो इसलिए अगर आप इस तरीके से जो आप कारोबार चला रहे हैं, ममलिकत का, रियासत के कारोबार जिस फिस्तायत से चल रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, इस तरह से जमहूरियत का जो है दागदार हो चुकी है। आपने 26वीं तरमीम करके अदलिया को भी गुलामी में ले लिया है। अब तो आप बादशाह जो चल रही है, यहाँ अनडिक्लेयर्ड बदकिस्मती से मार्शल लॉ है इस मुल्क में। सो अगर वज़ीर आज़म बेचारा चाहे भी, मैं तो उसे मजलूम कहता हूँ, शहबाज शरीफ, मैं तो गवर्नर था तो ये वज़ीर आला थे, मैंने इनको देखा है, बिल्कुल ये मुतहर्रिक व फ़आल होते हैं, लेकिन इस वक्त तो उनके पूरे हाथ पांव बांधे लेकिन हुए खोसा हैं। साहब, एक सवाल उनके बनता बस है, में कुछ भी नहीं है। खोसा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या अगर मौजूदा वज़ीर ख़जाना पे तनकीद करे, जिस तरह गरीदा साहिबा, चले ये एक तजियाकार होने के नाते इनका हक है कि ये तनकीद कर सकती हैं, लेकिन लतीफ़ खोसा साहब, आपको नहीं लगता कि औरंगज़ेब साहब की शक्ल में आपको भी एक शौकत तरीन ही नजर आता है? आपके भी तो वज़ीर ख़जाना वही थे, वो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आए थे? नहीं, वो भी तो एस्टैब्लिशमेंट लेकर आई थी, वो भी बाजवा साहब लेकर। किसने कहा है? या पाशा, जो भी कह लें, एस्टैब्लिशमेंट ही है, मैं किसी का नाम क्या लूं? शौकत तरीन साहब को, शौकत तरीन साहब को, खोसा साहब, शौकत तरीन साहब को एस्टैब्लिशमेंट ने लगाया था सर। ये मेरे लिए फिर आज एक हैरानगी की खबर है सर। नहीं तो वो क्या आपका ख्याल है वो सियासी कारकुन था, किसी सियासी जमात से मुताल्लिक था, किसी सियासी तहरीक की वजह से आया था? आपके लिए कोई अचंबा नहीं होना चाहिए। अच्छा। आपको तो पता ही है, ये माशाअल्लाह एस्टैब्लिशमेंट के जो लोग हैं वही हुकूमतें चलाते रहे हैं। अब पिछला साल तो अपना इमरान खान साहब की हुकूमत, खोसा साहब, इमरान खान साहब की हुकूमत भी एस्टैब्लिशमेंट चला रही थी। मैं तो समझा था सिविलियन बालादस्ती चल रही है और इमरान खान साहब खुद चला रहे हैं, तो ऐसा नहीं था। वो आपको भी पता है, सेम पेज वाली बात। आपका क्या ख्याल है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इमरान खान ने लगाया था? अच्छा। या पीटीआई ने लगाया था? अच्छा। वो भी तो रिकॉर्ड की, वो तो बड़ी खुली बात है कि बाजवा ने। और क्या नैब का चेयरमैन जो है वो पीटीआई या इमरान खान ने लगाया था? अच्छा। या अब उन्होंने लगाए हैं? अच्छा, अब उन्होंने तो रखे हुए हैं। खोसा साहब, ये बदकिस्मती है हमारी, इमरान खान साहब ने जो आपको जमहूरियत देती भी है, हाँ। लूली लंगड़ी देती भी है, जमहूरियत चलने नहीं देती है। तो खोसा साहब, इमरान खान साहब ने देते हैं, लेकिन सर सवाल ले लीजिएगा, सवाल ले लीजिए। इमरान खान साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं लगाया, चेयरमैन नैब नहीं लगाया, ये वजीर खजाना नहीं लगाया, तो इमरान खान साहब ने लगाया क्या? देखें, इमरान खान ने जो जिस अंदाज से किया है, मैं कोई उनके दौर की तारीफ नहीं कर रहा हूं। अच्छा। और ना ही मैं इस पार्टी में था, आपके इल्म में है। आप नहीं थे, आप और नहीं। लेकिन उसने जो आगही अवाम को दी है ना, वो शऊर जो दिया है ना, वो जो उसने इनको एक्सपोज कर दिया है सारा, ये फॉर्म 47 वालों को, ये उसका ही यकता जो है कारनामा है। आज इलेक्शन करवाइएगा तो इनकी सारों की जमानतें जब्त होंगी, पॉलिटिकल कैपिटल जीरो हो गया है। वो सारी फिस्तायत जो है एक्सपोज होकर आश्कारा हो गई है। इसलिए ये शऊर जो है इमरान खान का, इसका मैं क्रेडिट देता हूँ। और वो उसने दी हार्ड वे उसने सबक सीख लिया है कि ये जो है आइन ही की अमलदारी में जो है अवाम मुक्तदर होगी और पाकिस्तान तरक्की करेगा। और
रूल ऑफ लॉ होगा, गरीदा फारूकी साहब तो कुछ आइन कहना की चाह रही है, बालादस्ती जरा होगी सुन तो ही लीजिएगा। मुल्क चलेगा। जी गरीदा फारूकी साहब आप क्या कह रही? मैं आपसे गुजारिश करना चाह रही हूँ मंसूर अली खान साहब कि जो सवाल आपने लतीफ़ खान खोसा साहब से किया है ना, वो सवाल ज़रा उसी मासूमियत से मुझसे करें, फिर मैं आपको जवाब देती हूँ। आपने कहा ना कि जी इमरान खान ने चेयरमैन नैब नहीं लगाया, फलां नहीं लगाया, ये सवाल ज़रा आप मुझसे करें। गरीदा फारूकी साहबा क्या शौकत तरीन साहब को इमरान खान साहब ने नहीं लगाया? ऐसी है ना, ऐसी कहा है मैंने, ऐसी सवाल किया आपसे। जी हाँ ऐसे कहा आपने, अपने सवाल का इख्तिताम इस पे किया कि फिर इमरान खान ने लगाया क्या, ये जरा सवाल जरा दोबारा। ये इमरान खान साहब ने लगाया क्या फिर, ये बताइए। चूना अच्छा, पूरी कौम को, अच्छा, जमहूरियत को चूना लगाया सिविल सुप्रीमेसी के नाम पे। ठीक। इमरान खान का वो करण थापर को बयान आपको याद होगा, उनको इंटरव्यू के आई वुड बी द बॉस, नो वन वुड बी माई बॉस, जी, आई वुड इवन बी द बॉसेस बॉस। ठीक है, ये उनके इलेक्शन जीतने से पहले की करण थापर को दिया गया इंटरव्यू था। हाँ। लेकिन उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट के कंधे पर बैठ के आए। आप बड़ी मासूमियत से सवाल कर रहे थे कि अच्छा शौकत तरीन को एस्टैब्लिशमेंट ने लगाया था। आपको नहीं पता इमरान खान साहब को भी एस्टैब्लिशमेंट ने लगाया था। खोसा साहब ने भी तस्लीम कर लिया कि सारी हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट लेके आती है। इमरान खान साहब खुद कहते रहे कि मेरे तो हुकूमत चला ही बाजवा साहब रहे थे, उस वक्त जनरल फैज चला रहे थे। उन्होंने तो सारे इल्ज़ाम अपने ऊपर से उतार के एस्टैब्लिशमेंट के कंधे पर डाल दिया। तो भाई आप किस लिए आए थे फिर आप किस लिए वज़ीर आज़म थे? तो इसका मतलब है कि आप खुद तस्लीम कर रहे हैं, पीटीआई तस्लीम कर रही है कि इमरान खान सिर्फ कठपुतली वज़ीर आज़म थे। अगर आपके हाथ में इख्तियार नहीं था तो 3-3.5 साल तक आप क्यों बे-इख्तियार वज़ीर आज़म? इतनी बड़ी चार्जशीट तो अगर मसला ये है कि जब आपको सूट कर खोसा साहब को अगर मौका ना दूं जवाब देने, निहाल साहब मैं आई नो आपकी बारी है लेकिन मुझे जरा इस पे जवाब लेना पड़ेगा खोसा साहब से। जी खोसा साहब, बहुत बड़ी चार्जशीट है सर। देखें मंसूर, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, जो कुछ 8 फरवरी 2024 को हुआ उसको भी ज़रा तस्लीम कर लें। गरीदा फारूकी और निहाल हाशमी के ये फॉर्म 47 के ज़रिए ये जो है 2/3 मेजॉरिटी के प्राइम मिनिस्टर को हमने जेल में रखा हुआ है और 17 सीटें जीतने वाला शहबाज शरीफ आज वज़ीर आज़म है। और ये सारी जो है फिस्तायत जो कुछ हो रहा है इसका कोई रिकॉर्ड आज तक पाकिस्तान की तारीख में, तो क्या दुनिया की तारीख में ऐसा नहीं हुआ है। जिस तरह आइन को ताबे कर दिया गया, 26वीं तरमीम जिस बेशर्मी और ढिठाई से की गई है, मेरे तो चश्मदीद गवाह हूँ मैं कि जिस तरीके से एमएनएस को उठाया गया, जिस तरह से अख्तर मैंगल जो है अपने सेनेटर्स को ढूंढ रहा था और जो है लॉबी से निकाल कर व्हील चेयर पर सेनेटर्स उसके लाया गया, ये जिस तरीके से अदालत को जो है मुनहदिम करके गुलामी अपनी उसमें ले लिया गया और आइन के एक सतून को जो है मुनहदिम करके आइन की पामाली करके जो कुछ हो रहा है, क्या यार मुझसे ये क्यों कहलवाते हो कि फिस्तायत की अल्टीमेट है? खोसा साहब मैं निहाल हाशमी साहब से निहाल हाशमी साहब को जरा इसका जवाब दें। निहाल हाशमी साहब, शौकत तरीन साहब को किसने लगाया? खोसा साहब ने आज बहुत बड़ा बयान दिया, एक्सेप्ट किया इस बात को कि उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ने लगाया। सर औरंगजेब साहब को किसने लगाया? गरीदा फारूकी साहबा ने आज उन्होंने भी इंकशाफ किया, आप बता दीजिए औरंगजेब साहब को किसने लगाया? सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या लतीफ खोसा भी फॉर्म 47 के पैदावार है? पहले तो अपने वो बताएं ना, क्योंकि मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और मेरा एक निहाल हाशमी साहब, एक चीज निहाल हाशमी साहब, मेरा ख्वाजा साद रफीक ने तस्लीम किया, ख्वाजा साद रफीक ने तस्लीम किया कि मैं हारा हूं और मुझे मुबारकबाद दी, ये सारी दुनिया को पता है। तो निहाल साहब फिर तो बात खत्म हो गई ना सर, जब आपके अपने कैंडिडेट ने एक्सेप्ट की अपनी डिफीट, तो फिर लतीफ खोसा साहब के ऊपर फॉर्म 47 का इल्जाम तो नहीं लग सकता? जो केपी के उस पार इलेक्शन हुआ था वो सऊदी अरब के इलेक्शन कमीशन ने कराया था और जो इधर हुआ था वो पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने कराया था। केपी में भी जो इलेक्शन हुआ, जो सीट पीटीआई जीती है वो सारी सीटें जो है वो जो है किसी और ने कराया था, जो सीटें पीटीआई लूज कर गई। हर एक के पास असला है केपीके में, हर एक के पास असला है केपीके में। लगाना पड़ा। मैं खुले दिल से तस्लीम करता हूं मंसूर कि हम मजबूर हैं, मजबूरी में हमने क्या खुशी से पेट्रोल नहीं बढ़ाया, मगर 2 महीने के अंदर हम इसे नीचे ले आएंगे। नहीं निहाल साहब, 8 फरवरी को भी मजबूर थे।
कौन सी 8 फरवरी की बात है? 8 फरवरी 2024 की सर निहाल साहब, एक इलेक्शन हुआ था यहाँ पे, उस दिन भी मजबूर थे या अब मजबूर है? पाकिस्तान के अवाम ने हम पे एतमाद किया, ठीक है, पाकिस्तान के अवाम के एतमाद पे हम पूरा उतरे। उसकी वजह क्या है? शहबाज शरीफ साहब का ट्रैक रिकॉर्ड है, और कोई गुज़श्ता 10 साल में वजीर आज़म और पार्टी बताएं जिन्होंने पाकिस्तान की इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया हो, और किसी को बताएं जिनके दौर में पेट्रोल इतना सस्ता हो, जिनके दौर में पाकिस्तान की पेट्रोल इतना सस्ता हो? बेहतर हुई। निहाल साहब आज पेट्रोल सस्ता है? पूछना चाहता हूँ, आप लोगों ने अभी सरवर खान की बात की, निहाल साहब आज पेट्रोल सस्ता, आपने किस तरह कह दिया सर आज किसी और के दौर में पेट्रोल सस्ता हो? गद्दारी के जुमरे में आता है। हैं? क्या गद्दारी के जुमरे में आता है भाई? मैंने ट्रेटर है। कौन ट्रेटर? पाकिस्तान सरवर खान जो एविएशन का वजीर था। सर मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने कहा पेट्रोल हमारे दौर में सबसे सस्ता। सर कहां से सस्ता? आपको पेट्रोल की कीमत का आइडिया भी है इस वक्त कितना है सर? अभी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, माजी की बात कर रहा हूं। तो सर माजी का मैं क्या करूं? मैं माजी में जाके पेट्रोल भराना है कि आज में हाल में भराना है? मुस्तकबिल में आपको अच्छा मिलेगा, मुस्तकबिल बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। मैंने आपसे सवाल किया था औरंगजेब साहब को किसने लगाया है, आप मुझे बता दिए। क्या शहबाज शरीफ साहब ने लगाया है? जी वो शहबाज शरीफ साहब के कैबिनेट के मेंबर है। अच्छा, मैंने ये सवाल नहीं किया सर, वो बात मुझे पता है सर, वो बात मुझे पता है। मैं ये पूछ रहा हूं लगाया किसने? शहबाज शरीफ साहब की चॉइस है वो शहबाज शरीफ साहब की चॉइस, ठीक है, कैबिनेट के मेंबर है वो, ठीक है, ठीक। वो शहबाज शरीफ साहब के कैबिनेट के मेंबर है, और वो कोई रशा से नहीं आए, वो कोई किसी तंबकटू से नहीं आए, वो पाकिस्तानी शहरी हैं। ठीक है, उनका पेशा कुछ और होगा, मगर वो अगर देखिए कोई भी नहीं चाहता है कि वो अपने आप को अवाम के आगे कमजोर करे। ठीक है, पाकिस्तान कुछ मामलात होंगे जिसमें आज हम मजबूर हैं, बट खुशी से हम नहीं कर रहे हैं। इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ हम उम्मीद रखते हैं कि बेहतरी की तरफ हम जाएंगे और जल्दी जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ नाज़रीन हम ब्रेक पे जाएंगे। लतीफ खोसा साहब आपका बहुत शुक्रिया, निहाल हाशमी साहब, गरीदा फारूकी साहब बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। नाज़रीन उन्होंने कहा उम्मीद के साथ हम आगे जाएंगे। बहरहाल हम ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक के बाद दो बड़े अहम इशूज जिसमें एक 25 अरब रुपए का स्कैंडल भी है, उस हवाले से एक तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन खैबर पख्तूनख्वा की तारीख के सबसे बड़े मालियाती स्कैंडल मेगा कोहिस्तान करप्शन केस की जिससे मुतल्लिक सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ रहे हैं। इस स्कैंडल में जाली सिक्योरिटी रिफंड्स, रिकॉर्ड में रद्दोबदल, मंसूबों की लागत को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने और फर्जी कॉन्ट्रैक्टर की सिक्योरिटीज की मंजूरी के जरिए अरबों रुपए की खुटबुत की गई। ज़िले अकाउंट्स ऑफिसर ने जनरल फाइनेंशियल रूल्स और ट्रेजरी रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए गैर मजाज अदायगियां मंजूर की, जबकि सरकारी एहलकारों और निजी ठेकेदारों की मिली भगत से जाली बिल जमा करवाए गए जिनका कभी वजूद ही नहीं था। यह स्कैंडल इसलिए भी चौंका देने वाला है कि जिला कोहिस्तान का सालाना तरक्याती बजट सिर्फ 50 करोड़ से 1.5 अरब रुपए के दरमियान होता है, लेकिन 2020 से 2024 के दौरान तकरीबन 5 साल में 40 अरब रुपए से जायद की रकम जाली दस्तावेजात और फर्जी सिक्योरिटीज के जरिए मुबैना तौर पर निकाली गई। ये रकम सूबे के कई दहाइयों के तरक्याती फंड से भी ज्यादा है। इस पेचीदा फ्रॉड ने नैब के तजुर्बाकार तफ्तीशकारों को भी हैरत में डाल दिया, क्योंकि इसमें सरकारी एहलकारों, ठेकेदारों और बैंक हुकाम की मिली भगत से कौमी खजाने को चुपचाप लूटा गया और किसी मालियाती निगरानी के इदारे को इसकी भिनक तक ना पड़ी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने स्कैंडल के मंजर आम पर आने के बाद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का हंगामी इजलास तलब किया था, जिसमें सेक्रेटरी खजाना, डीजी नैब पेशावर, अकाउंटेंट जनरल और दीगर मुतल्लिका हुकाम को तलब किया गया था, जिसके बाद सूबाई हुकूमत ने मुताद्दद अफसरान को मुअत्तल कर दिया और वज़ीर आला ने इस मामले की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दिया। लेकिन आज जंग अखबार की खबर के मुताबिक नैब खैबर पख्तूनख्वा ने 40 अरब रुपए के करप्शन केस को इंक्वायरी से बाज़ाब्ता तफ्तीश में तब्दील करते हुए अब तक 25 अरब रुपए से जायद मालियत के गैर कानूनी असासे बरामद और मुंजमद कर दिए हैं। इन असासों में 77 लग्जरी गाड़ियां शामिल हैं जिनकी मालियत 94 करोड़ रुपए बनती है। इसके अलावा नैब ने 1 अरब रुपए से जायद नकदी, गैर मुल्की करेंसी और 3 किलोग्राम से ज्यादा सोना बरामद किया, जबकि 73 कमर्शियल बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए गए जिनमें 5 अरब रुपए से जायद रकम मौजूद है। इस अहम स्कैंडल से मुंसलिक नैब ने अब तक 109 जायदादें जब्त की हैं, जिनमें 4 फार्म हाउसेस, 12 कमर्शियल प्लाजे, 2 कमर्शियल प्लॉट्स, 30 मकानात, 12 दुकानें, 25 फ्लैट्स, पेंट हाउसेस और 175 कनाल ज़रई अराजी शामिल है। इन जायदादों की मजमूई मालियत तकरीबन 17 अरब रुपए बताई जाती है। इस स्कैंडल के एक अहम किरदार ठेकेदार मोहम्मद अयूब को नैब ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके अकाउंट्स में 3 अरब रुपए की गैर कानूनी ट्रांजैक्शंस का इंकशाफ हुआ है। तहकीकात में यह बात भी सामने आई है कि मोहम्मद अयूब ने करप्शन की रकम से साबिक सेनेटर आजम सवाती का घर मुबैना तौर पर खरीदा था, जिसकी मालियत तकरीबन 60 करोड़ रुपए बनती है।
इसी मालियाती स्कैंडल में एक डंपर ड्राइवर मुमताज के अकाउंट से 4.5 अरब रुपए बरामद हुए, जो एक जाली कंस्ट्रक्शन कंपनी के जरिए जमा किए गए थे। जबकि नैब जराये के मुताबिक आजम सवाती से मुतल्लिक भी तफ्तीश की जा रही है और उन्हें गैर तसल्ली बख्श जवाबात की वजह से मुतअद्दिद बार तलब किया जा चुका है। नैब की जानिब से इस अहम केस में अब तक 30 अफराद को नोटिस जारी किए गए हैं, जिनमें सरकारी बैंकों के 14 अफसरान, कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट, अकाउंटेंट जनरल ऑफिस और डीजी ऑडिट के एहलकार भी शामिल हैं। नैब जराये के मुताबिक अगले 24 से 48 घंटों में कई अहम और बासर शख्सियात की गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। नैब ने गिरफ्तारी के वारंट और कानूनी कार्रवाई के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली है। नाज़रीन, ये स्कैंडल न सिर्फ मालियाती बदअनवानी की एक संगीन मिसाल है, बल्कि इस बात की अक्कासी भी करता है कि किस तरह मुनज़्ज़म गठजोड़ से कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। नैब की हालिया कार्रवाइयां और असासों की बरामदगी इस बात की निशानदही करती है कि एहतसाब का अमल शुरू हो चुका है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस केस के तमाम किरदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जा सकेगा या फिर नैब कानून के मुताबिक मुल्ज़िमान से प्ली बार्गेन करके उन्हें खुला छोड़ देगा। और नाज़रीन, कोहिस्तान स्कैंडल के बाद अब बात करेंगे पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों की, जो कि एक आम शहरी के लिए ऐसा बोझ बन चुकी है जिसका असर न सिर्फ उसकी जेब पर पड़ता है बल्कि इनफरादी सतह पर पूरे मुआशी ढांचे को भी हिला कर रख देता है। फी लीटर पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले टैक्सेस ने अवाम की कमर तोड़ दी है, जबकि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी के बावजूद मुकामी सतह पर कीमतें आसमान को छू रही हैं। नाज़रीन, कल रात हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। हुकूमती नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत 11 रुपए 37 पैसे बढ़ाकर फी लीटर 284 रुपए 35 पैसे कर दी गई, जबकि पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 36 पैसे इजाफा करके 272 रुपए 15 पैसे कर दी गई। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी के मुताबिक जुलाई 2025 में पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत 165 रुपए लीटर है, जबकि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, कार्बन लेवी, कस्टम ड्यूटी, फ्रेट मार्जिन और डीलर्स कमीशन को मिलाकर आज एक आम पाकिस्तानी शहरी को 1 लीटर पेट्रोल 272 रुपए 15 पैसे में मिल रहा है। आलमी मंडी में खाम तेल की फी बैरल कीमत रवा बरस 65 से $80 के दरमियान रही है, जो कि सन 2022 में $120 के मुकाबले में तकरीबन 40% कम है। उस वक्त की हुकूमत में जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 2 या 3 रुपए फी लीटर बढ़ती थी, तो मौजूदा हुक्मरान जमातें, खासतौर पर मुस्लिम लीग नून, इसे मुआशी नाकामी करार देती थी। आज आलमी मंडी में खाम तेल की फी बैरल कीमत $70 से कम है। इसके बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ट्रिपल सेंचुरी की जानिब गामजन है। 3 साल कबल जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती थी, तो मौजूदा हुक्मरान जमात के रहनुमा इसे पेट्रोलियम बम से तशबीह देते हुए वजीर आजम चोर के नारे लगाया करते थे। तेल की कीमतें जो बढ़ाई हैं, रात के अंधेरे में तो डाके पड़ते हैं ना, ये आवाम की जेबों को बहुत बड़ा डाका है। तेल की जो कीमत है हुकूमत को 70 रुपए फी लीटर फिल फॉर उसमें कमी करनी चाहिए। हर रोज पेट्रोल का बम, हर रोज डीजल महंगा हो रहा है। इमरान नियाजी का ये खोखलापन है। आज पेट्रोल की कीमत तारीख की 73 साल की बुलंद तरीन सतह पे 118 रुपए फी लीटर। पेट्रोल की कीमत बढ़ा देना ये वो शख्स ही कर सकता है जिसके सीने में दिल नहीं पत्थर है। कि पेट्रोल जब महंगा होता है, बिजली महंगी होती है, तो वजीर आजम चोर होता है। पेट्रोल रात के अंधेरे में तुम्हें बढ़ाने में शर्म नहीं आई, दिल नहीं हिला? जब बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो तो समझ जाओ कि वजीर आजम चोर है। नाज़रीन, पेट्रोलियम बुहरान से निपटने में हुकूमती नाकामियां वाज़ेह हैं। पाकिस्तान अपनी ज़रूरत का 80% तेल दरामद करता है। मुकामी तेल की पैदावार सिर्फ 20% ज़रूरियात पूरी करती है, जबकि हुकूमत रिफाइनरीज की इस्तेदादकार बढ़ाने पर कोई तवज्जो नहीं दे रही। आज हुक्मरानों के अवाम को रिलीफ देने के दावे हवा में तहलील होते दिखाई दे रहे हैं। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतें, भारी टैक्सेस और हुकूमती नाकामियां अवाम को मुआशी दलदल में धकेल रही हैं। आलमी कीमतों में कमी के बावजूद रिलीफ ना देना, बेजा तनकीद और शफाफियत का फुकदान मौजूदा हुकूमत की नाअहली की गवाही दे रहा है। मुकामी पैदावार बढ़ाने, टैक्सेस कम करने और मुतबादिल तवानाई के जराए पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, वरना यह बहरान मुआशी तबाही का बायस बन सकता है। आज प्रोग्राम में आप सबके लिए इतना ही। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।